तो बच्चों, पाठ चर्चा के इस कड़ी में हमने मरुस्थलीय मृदा की विशेषताओं के बारे में जाना। ये जाना कि मरुस्थलीय मृदाओं का निर्माण कैसे होता है, उसका कहाँ कहाँ पे विस्तार है, फैलाव है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। फिर हमने जाना कि उसका गठन कैसे, किन तत्वों से होता है, उसमें कौन से भौतिक विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से रासायनिक तत्वों की प्रधानता होती है, किन तत्वों की कमी होती है। और इस अंश के अंत में हमने जाना कि मरुस्थलीय मृदा पर किस प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे अपने आखिरी मृदा प्रकार का, जो है पर्वतीय मृदा। नाम से ही काफ़ी स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रकार की मृदा पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जिस प्रकार ये क्षेत्र काफ़ी दुर्गम होते हैं, उसी प्रकार ये मृदा भी काफ़ी विविधता एवं जटिलता वाली होती है। चूँकि पहाड़ की ढाल कहीं तीव्र हो सकती है, कहीं सामान्य हो सकती है, कहीं मंद हो सकती है, इसलिए इस मृदा की जो औसतन हम देखते हैं कि परत काफ़ी पतली होती है। अन्य मृदाओं की अपेक्षा पर्वतीय मृदा की परत काफ़ी पतली होती है। और यहाँ पर एक और भी बड़ी समस्या है, जो एक चुनौती है इस मृदा के लिए, वह है भूस्खलन की प्रक्रिया या भूस्खलन की घटनाएं। अभी आप अपने स्क्रीन पर ये एक तस्वीर देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार ढलान के सहारे आपको यूँ प्रतीत हो रहा होगा जैसे ये मिट्टी बह करके नीचे की तरफ जा रही है। वस्तुतः यह मिट्टी फिसल रही है गुरुत्व बल के कारण इस ढलान पर। ये एक दूसरी तस्वीर, जिसमें आप एक छोटे स्तर पर भूस्खलन को देख पा रहे हैं कि कैसे मिट्टी ढलान से कटकर नीचे की तरफ गिरी हुई दिख रही है। बच्चों, अब हम बात करते हैं इस मृदा के निर्माण और इसके गठन के बारे में। इस मृदा के निर्माण में जिन कारकों का हाथ होता है, उनमें शामिल है ढाल की प्रवणता यानी तीव्रता, कि ढाल की तीव्रता क्या है। दूसरा, वनस्पति का आवरण। आप सभी पहले पढ़े हुए हैं और जानते हैं कि वनस्पति मृदा के निर्माण में भी योगदान करती है, क्योंकि ह्यूमस यहीं से आता है, और साथ ही साथ मृदा को जकड़ कर रखने का भी काम करती है। तीसरा, स्थानीय जलवायु दशाओं में काफ़ी भिन्नता होती है, क्योंकि आप क्लास 9th में जब पढ़े हैं जलवायु और वनस्पति, तो उसमें आपने देखा है कि ज्यों-ज्यों हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, त्यों-त्यों वर्षण की मात्रा, वर्षण का प्रकार और तापमान में परिवर्तन होता है। तो इसलिए यहाँ पर है कि स्थानीय जलवायु दशाओं में भिन्नता से मृदा भी प्रभावित होती है। अगला हम देखते हैं कि पर्वतीय भागों में जहाँ कहीं भी नदियों की घाटियाँ हमें दिखती हैं, वहाँ पर जो मृदा मिलती है वो जलोढ़ मृदा होती है। लेकिन वहीं जहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर मृदा के कण मोटे होते हैं और ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, बल्कि ये मृदा अपरिपक्व होती है। तो इस प्रकार आपने देखा पर्वतीय मृदा की विशेषताएं, इसका निर्माण एवं गठन। अब आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पर किन फसलों का उत्पादन होता है। तो पर्वतीय मृदा पर जैसा कि हमने देखा कि नदियों की घाटियों में मृदा उपजाऊ होती है, और ढलानों पर जहाँ भी कहीं उपजाऊ मृदा पाई जाती है, वहाँ पर चावल, मक्का, आलू और फलों की खेती की जाती है। आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर खेती सीढ़ी नुमा खेतों पर होती है। अभी आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ढलानों पर किस प्रकार सीढ़ी नुमा खेत बने हुए हैं और उनमें फसलों को लगाया जाता है।
तो बच्चों, पाठ चर्चा के इस भाग में हमने जाना भारतीय मृदा के प्रकारों के बारे में, हमने जाना जलोढ़ मृदा के बारे में, हमने चर्चा की काली मृदा के बारे में। तीसरी मृदा जिस पर हमने चर्चा की वो थी लाल और पीली मृदा। चौथी मृदा जिस पर हमने डिस्कशन किया आज के पाठ चर्चा में वो हमारी थी लैटेराइट मृदा। पांचवी मृदा मरुस्थलीय मृदा और छठी और आखिरी मृदा प्रकार जिसके बारे में हमने जाना वो है पर्वतीय मृदा। अब अगले भाग में हम बात करेंगे भूमि उपयोग के बारे में। बच्चों, हमने पाठ चर्चा के प्रारंभ में बात की थी कि मानव की लगभग सभी आवश्यकताओं, यहाँ तक कि जहाँ अनुमान व्यक्त किया जाता है कि लगभग 95% मनुष्य की आवश्यकताएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी सीधे या इनडायरेक्ट रूप से भूमि से ही पूरी होती है। यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भूमि का विविधतापूर्ण उपयोग करता है और इसी को हम कहते हैं भूमि उपयोग। आइए अब हम एक एक करके जानते हैं कि भूमि उपयोग को कितने श्रेणियों में, कितने वर्गों में रखा गया है और किस प्रकार हम उसे परिभाषित करते हैं।